प्यारे विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने सीखा कि किस प्रकार हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में निरूपित कर सकते हैं। हमने कक्षा 10वीं की प्रश्नावली 3.1 का पहला प्रश्न भी हल किया था। अब इस वीडियो में हम प्रश्नावली 3.1 के शेष प्रश्नों को हल करेंगे, जिनमें प्रश्नावली 3.1 का दूसरा प्रश्न है, एक क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3,900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें 1,300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। हम सबसे पहले इस स्थिति को बीजगणितीय रूप में व्यक्त करते हैं। अब यहाँ हमें ज्ञात नहीं है कि एक बल्ले का मूल्य कितने रुपए है तथा एक गेंद का मूल्य कितने रुपए है, अतः हम मान लेते हैं कि एक बल्ले का मूल्य x रुपये है तथा एक गेंद का मूल्य y रुपये है। अब यहाँ पर पहली स्थिति जो है, प्रश्न में दो स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। पहली स्थिति में 3,900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी गई। तो 3 बल्ले का मूल्य जो होगा, 3 बल्लों का मूल्य आ जाएगा 3 गुणा 1 बल्ले का मूल्य x रुपये, 3x रुपये। इसी प्रकार 6 गेंदों का मूल्य आ जाएगा 6 गुणा 1 गेंद का मूल्य y रुपये, 6y रुपये। 6y मतलब 6 गुणा y। तो इस स्थिति को हम बीजगणितीय रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं, 3x जमा 6y बराबर है 3,900। ये समीकरण नंबर 1 है। अब प्रश्न की दूसरी स्थिति के अनुसार बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें 1,300 रुपये में खरीदी। तो अर्थात एक बल्ला और 2 गेंदें। तो एक बल्ले का मूल्य तो होगा x रुपये, जबकि 2 गेंदों का मूल्य हो जाएगा 2 गुणा 1 गेंद का मूल्य 2 गुणा y, जो कि 2y रुपये। तो हम इस स्थिति को बीजगणितीय रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं, x जमा 2y बराबर है 1,300। तो यहाँ पर इसको हम समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। अब समीकरण नंबर 1 तथा समीकरण नंबर 2 इस स्थिति के बीजगणितीय रूप हैं। अब हम इस स्थिति का ज्यामितीय रूप ज्ञात करते हैं। ज्यामितीय रूप किस प्रकार प्राप्त करते हैं? इस स्थिति का जो ग्राफीय रूप है इस प्रकार है, समीकरण नंबर 1 से 3x जमा 6y बराबर है 3,900। तो 3x बराबर है 3,900 नफी 6y हो जाएगा, क्योंकि दूसरे पक्ष में 6y को ले जाते हैं हम, तो माइनस हो जाएगा, 3x के साथ प्लस हो रहा था। या हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, x बराबर है 3,900 नफी 6y पूरे का बटा 3। अब इस समीकरण को हमने इस प्रकार लिख लिया है। तो इसके हमने कम से कम 2 हल ज्ञात करने हैं अगर हमने इसका ग्राफीय निरूपण प्राप्त करना है। इसी प्रकार हम समीकरण नंबर 2 के भी ग्राफीय रूप में निरूपित करने के लिए कम से कम 2 हल प्राप्त करेंगे। अब समीकरण नंबर 2 को लिखा जा सकता है, x बराबर है 1,300 नफी 2y, क्योंकि समीकरण नंबर 2 था x जमा 2y बराबर है 1,300। दिस इंप्लाइज x बराबर है 1,300 नफी 2y। ये समीकरण नंबर 2 से प्राप्त होता है, समीकरण नंबर 1 से। अब समीकरण नंबर 1 के और समीकरण नंबर 2 के कम से कम हमें 2 हल चाहिए इनका आलेख खींचने के लिए। समीकरण नंबर 1 के भी अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, समीकरण नंबर 2 के भी अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, बिकॉज फॉर द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x देयर विल बी डिफरेंट वैल्यूज ऑफ y। लेकिन हम कम से कम 2 ही हल ज्ञात करेंगे, क्योंकि ग्राफ खींचने के लिए हमें कम से कम 2 ही बिंदुओं की आवश्यकता होगी। तो समीकरण नंबर 1 के जो हल होंगे उन्हें हम सारणी नंबर 1 में लिखेंगे। समीकरण नंबर 1 से हमें प्राप्त होता है, जब x की वैल्यू 700 होगी, y का मान 300 होगा, जब x का मान 500 होगा, y की वैल्यू 500 होगी। तो हम देखते हैं समीकरण नंबर 1 में जब y की वैल्यू हम प्रतिस्थापित करते हैं 300, तो x आ जाएगा यहाँ से 3,900 नफी 6 गुणा 300। 6 गुणा 300 हो गया 1,800 बटा 3 है बटा 3, 6 से गुणा कर दिया y को, 6 गुणा 300 1,800। जब इनको घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा
3,900 नफी 1,800, ये बचता है हमारे पास 2,100 बटा 3, जो कि काटने के बाद आ जाता है 700। इसका मतलब जब हमने y की वैल्यू यहाँ पर 6 गुणा 300 था जो कि 1800 बना, जब y की वैल्यू हमने 300 प्रतिस्थापित की तो x की वैल्यू आ जाती है 700। इसका अर्थ ये हुआ कि x बराबर है 700, y बराबर है 300 समीकरण नंबर 1 का हल है। इसी प्रकार हम इसका दूसरा हल ज्ञात कर सकते हैं। अब हम y के स्थान पर इस समीकरण में y के स्थान पर 400 रखते हैं, तो 3,900 नफी 6 गुणा 400 जो कि हो जाता है 2,400, 6 गुणा 400 यहाँ पर बन जाएगा 2,400। 3,900 नफी 2,400 जो कि घटाने पर प्राप्त होगा 1,500 बटा 3 है, 3 से उसको भाग करते हैं तो ये प्राप्त होगा 500। तो इस प्रकार इसके समीकरण नंबर 1 के 2 हल हमने प्राप्त कर लिए हैं। इसी प्रकार हम सारणी नंबर 2 जो प्राप्त करेंगे उस समीकरण नंबर 2 से प्राप्त करेंगे, जो इस प्रकार है। अब समीकरण नंबर 2 में अगर हम y का मान 300 प्रतिस्थापित करते हैं तो x आ जाएगा 1,300 नफी 2 गुणा y, 2 गुणा y के स्थान पर 300 रखते हैं तो बन जाता है 1,300 नफी 2 गुणा 300 600 जो कि प्राप्त होता है 700। इसका अर्थ ये हुआ जब हमने y की वैल्यू 300 प्रतिस्थापित की थी x का मान आ गया 700, जो y 300 था x है 700। इसी प्रकार हम अगर यहाँ y के स्थान पर अब 300 की जगह 400 प्रतिस्थापित कर दें तो यहाँ जो होगा 1,300 नफी 2 गुणा 400 मतलब 1,300 नफी यहाँ 600 के स्थान पर 800 आ जाएगा, 1,300 नफी 800 जो कि प्राप्त होगा 500 के बराबर। इसका अर्थ जब हम y 400 रखते हैं तो x की वैल्यू 500 आ जाएगी, इसलिए 500, 400 समीकरण नंबर 2 का अन्य हल होगा। हमने दो हल दोनों समीकरणों के प्राप्त कर लिए हैं जो कि ग्राफ खींचने के लिए पर्याप्त हैं। अब इन समीकरणों के जो हल हैं हम ग्राफीय रूप में इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर हमने आलेखित किए हैं समीकरण नंबर 1 तथा 2 के हलों को आलेखित किया गया है। तो इस ग्राफ से आप देखेंगे कि समीकरण नंबर 1 के जो हल थे वो थे जब C बिंदु है 500, 400 और B बिंदु है 700, 300। अब 500, 400 जब x की वैल्यू यहाँ 500 है तो y की वैल्यू इस बिंदु में देखेंगे C में x का मान यहाँ 500 है और y का मान है 400। इसी प्रकार B बिंदु में देखेंगे यहाँ 500, 600, 700 मतलब 700 है और ऊपर यहाँ हमने जो एक इकाई है यहाँ पर वो ली है 40, 40 इस तरह से, तो 5 डिवीजन है क्योंकि ऊपर को, तो 40 गुणा 5 ये हो जाता है 200, तो ऊपर 240, 280 इस प्रकार से और ये बीचों बीच आगे तो इसका मतलब 20 और जोड़ेंगे 300, 700, 300 बिंदु B जो आता है वो आता है 700, 300। तो ये जो हल हैं इनको हम इस प्रकार देख सकते हैं। जो सारणी 1 और 2 थे उसमें आप देख रहे हैं सारणी 1 और 2 में x और y की वैल्यू जो थी पहली 700, 300, इसी प्रकार सारणी 2 में भी वही मान हमें प्राप्त हो रहे थे। और जब दूसरा हल था समीकरण नंबर 1 का 500, 400, सारणी 2 में भी वही हल है जो कि समीकरण नंबर 2 से प्राप्त हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि जो समीकरण नंबर 1 के हल हैं वही हल समीकरण नंबर 2 के हैं। तो ये जो बिंदु होंगे C और B और C जो बिंदु हैं वो समीकरण नंबर 1 के भी बिंदु हैं, समीकरण नंबर 1 के भी हल हैं और समीकरण नंबर 2 के भी हल हैं। तो इसका अर्थ हुआ कि हमारा जो ग्राफ है समीकरण नंबर 1 का और 2 का उसी लाइन के ऊपर एक संपाती रेखा प्राप्त हो रही है जो एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ रही है। अब यहाँ आप देखेंगे कि ये जो बिंदु हैं इस लाइन के ऊपर एक बिंदु आ रहा है यहाँ D 1,300, 0, तो ये भी दोनों समीकरणों को संतुष्ट करेगा। जब
x की वैल्यू 1300 होगी तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। ये दोनों समीकरणों को संतुष्ट करेगा। इस लाइन के ऊपर जितने भी बिंदु हैं वो इन दोनों समीकरणों को संतुष्ट करेंगे, क्योंकि दोनों का एक जैसे ही हल है। ई बिंदु भी इस लाइन के ऊपर है जो कि y अक्ष को काट रहा है बिंदु 0,650 के ऊपर, तो ए बिंदु भी दोनों समीकरणों को संतुष्ट करेगा। तो इस प्रकार हमने समीकरण नंबर 1 तथा 2 के हल प्राप्त किए हैं। तो यहां हम देखते हैं कि दोनों के हल एक जैसे हैं, अतः इनका ग्राफ भी कैसे होगा? एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आएगी, जो कि कैसा, इसका मतलब है दोनों रेखाएं समपाती रेखाएं होंगी। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 3, जिसमें पूछा गया है कि 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। एक महीने बाद 4 किलोग्राम सेब तथा 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो यहां हमें ये ज्ञात नहीं है कि 1 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य कितने रुपए है। यहां दिया है केवल हमारे पास कि 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का जो मूल्य है टोटल वो 160 रुपये है, और बाद में 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य टोटल 300 रुपये है। तो इसको हम सबसे पहले बीजगणितीय रूप में निरूपित करेंगे। हम मान लेते हैं कि 1 किलोग्राम सेब का मूल्य बराबर है x रुपये तथा 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य बराबर है y रुपये है। अब जो यहाँ भी प्रश्न में 2 स्थितियाँ बन रही हैं। पहली स्थिति है कि 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर, तो 2 किलोग्राम सेब का मूल्य हो जाएगा 2 गुणा 1 किलोग्राम सेब का मूल्य x है, 2 गुणा x 2x, 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 1 गुणा y, जो कि बन जाता है 2x जमा y बराबर है रुपये 160। तो इसलिए प्रश्न की पहली शर्त के अनुसार 2x जमा y बराबर 160 होगा। अब दूसरी शर्त है 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपये है, इसलिए हम इसको लिखते हैं समीकरण के रूप में 4x जमा 2y बराबर है 300। तो दूसरी शर्त के अनुसार ये दूसरा समीकरण आ जाता है 4x जमा 2y बराबर है 300। अब ये दोनों समीकरण नंबर 1 तथा समीकरण नंबर 2 इस स्थिति के बीजगणितीय रूप हैं। 2x जमा y बराबर है 160 और x जमा 2y बराबर है 300। अब हमें इन समीकरणों का ग्राफीय रूप प्राप्त करना है। तो ग्राफीय रूप प्राप्त करने के लिए हम इस स्थिति के लिए समीकरण नंबर 1 से प्राप्त करते हैं y बराबर है 160 नफी 2x, क्योंकि वहाँ 2x जमा y जो था वो था 160 के बराबर। तो 2x को हम दूसरे पक्ष में ले जाते हैं तो y आ जाता है 160 माइनस 2x। यहाँ से अगर x की वैल्यू ज्ञात कर लो चाहे y की वैल्यू ज्ञात कर लो, अगर y को हम एक पक्ष में रखते हैं तो फिर हम x की वैल्यू जिसमें भरेंगे राइट हैंड साइड में, y की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। पिछले क्वेश्चन में हमने x को एक पक्ष में रखा था, फिर y की वैल्यू उसमें प्रतिस्थापित कर रहे थे राइट हैंड साइड में। यहाँ हमने y को एक पक्ष में रखा है और x को दूसरे पक्ष में। तो y जो है यहाँ से ज्ञात हो जाएगा जब हम x के भिन्न भिन्न मानों के लिए y के भिन्न भिन्न मान प्राप्त करेंगे। अब इस समीकरण के जो हल होंगे उनको हम सारणी नंबर 1 में लिख सकते हैं, लेकिन इससे पहले हम समीकरण नंबर 2 से देख लेते हैं। y की वैल्यू आ जाएगी 300 नफी 4x बटा 2। कैसे? क्योंकि वहां था 4x जमा 2y बराबर है 300। 4x को दूसरे पक्ष में ले जाते हैं वो माइनस हो जाता है 300 नफी 4x, और 2y था तो 2y को गुणा कर रहा था दूसरे पक्ष में जाके, अब इसको भाग करता है। तो इस प्रकार हम समीकरण नंबर 2 से प्राप्त करते हैं 300 नफी 4x बराबर है 2, 4x बटा 2, क्योंकि ये समीकरण था 4x जमा 2y बराबर है 300। तो अब इसको अगर हल करते हैं हम 4x 2y बराबर है, यह आ जाएगा 300 नफी 4x। तो इसको हम लिख सकते हैं y बराबर है 300 नफी 4x बटा 2।
2, जो कि समीकरण नंबर 2 से प्राप्त हुआ। तो अब समीकरण नंबर 1 तथा समीकरण नंबर 2 के कम से कम 2 हलों को हमने ज्ञात करना है ताकि हम इसे ग्राफीय रूप में निरूपित कर सकें। तो ये 2 जो हल होंगे समीकरण नंबर 1 से और समीकरण नंबर 2 से, इनको हम सारणी नंबर 1 तथा सारणी नंबर 2 में लिखेंगे। जो समीकरण नंबर 1 के हल हैं उनको सारणी नंबर 1 में रखते हैं। अब यहाँ हम x की वैल्यूज को प्रतिस्थापित करेंगे क्योंकि यहाँ y एक पक्ष में रहेगा। x की वैल्यू अगर हम 50 भरते हैं इसमें तो यहाँ बन जाएगा 2 गुणा 50 100, तो 160 नफी 2 गुणा 50 मतलब 160 नफी 100 जो कि बन जाता है 60। तो इस प्रकार 160 नफी 100 बराबर है 60 आ गया, मतलब y बराबर है 60 आ जाएगा। तो यहाँ पर जब x की वैल्यू हमने 50 भरी तो y का मान आ रहा है 60। इसी प्रकार जब हम x की वैल्यू यहाँ 60 भरते हैं तो यहाँ बन जाएगा 2x मतलब 2 गुणा 60 120, 160 माइनस 120, y की वैल्यू आ जाएगी 160 माइनस 120 जो कि हो जाता है 40। इस प्रकार जब x का मान हमने इसमें 60 भरा समीकरण नंबर 1 में तो y की वैल्यू आ जाती है 40। इस प्रकार 50, 60 तथा 60, 40 समीकरण नंबर 1 के 2 हल हैं। इसी प्रकार हम समीकरण नंबर 2 के 2 हल ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? समीकरण नंबर 2 से आप देखते हैं कि y की वैल्यू हम ज्ञात कर सकते हैं x के भिन्न भिन्न मानों के लिए। हम इसमें पहले x के स्थान पर वैल्यू पुट करते हैं 50, तो यहाँ 50 गुणा 4, x के स्थान पर 4x है क्योंकि वहाँ पर 50 गुणा 4 हो जाता है 200, 300 नफी 200 ये बन जाता है 100, 100 को 2 से भाग करेंगे 50 आ जाएगा। इसका मतलब y भी 50 आ जाएगा x अगर यहाँ 50 भरते हैं। इसी प्रकार जब हम x की वैल्यू यहाँ पर 60 भरते हैं तो ये बनता है 4 गुणा 60, यहाँ 4x है 4 गुणा 60 240, 300 नफी 240 बटा 2, 300 नफी 240 हो जाता है 60, 60 बटा 2 जो कि सॉल्व करके आ जाता है 30। तो इस प्रकार हमने समीकरण नंबर 2 के भी 2 हल ज्ञात कर लिए हैं। जब x की वैल्यू हम समीकरण नंबर 2 में 60 भरते हैं तो y का मान उसमें आ जाता है 30। अब इन हलों को हम ग्राफीय रूप में इस प्रकार प्रदर्शित करेंगे। अब सारणी 1 तथा सारणी 2 के हल इस प्रकार आलेखित किए जा सकते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं जो पहले समीकरण नंबर 1 के हल हैं वो बिंदु हैं b, c। b में जो मान थे x के वो थे 50, 60। अब देखते हैं यहाँ पर जब x की वैल्यू 50 है y की वैल्यू कितनी है 60। इसके सामने इधर 60 है, 70, 80, 90, 100, 10 का गैप है ऊपर 10, 20, 30, 40, 50 और इधर भी 10, 20, 30, 40, 50। तो यहाँ जब आप देखते हैं बिंदु B ये है जिसमें x जो है 50 है, 50 के सामने है और यहाँ 60 के सामने इसके सामने है, तो 50, 60 मतलब x 50 है और y की वैल्यू इसमें 60 है। C बिंदु जो है वो है 60, 40 मतलब x यहाँ 60 है, 60 के सामने C बिंदु, और y अक्ष पर देखें तो यहाँ 40 के सामने है। तो इस प्रकार ये C बिंदु है 60, 40। इन दोनों बिंदुओं को जब हम मिलाएंगे तो इस पर जो रेखा प्राप्त हमें होगी उस पर जितने भी बिंदु होंगे वो समीकरण नंबर 1 के हल होंगे। समीकरण नंबर 1 के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। इसी प्रकार हम समीकरण नंबर 2 के हल ज्ञात करते किए हुए हैं हमने सारणी नंबर 2 में, उनको हम आलेखित करते हैं। तो सारणी नंबर 2 से हम देखते हैं जब x 50 था y भी 50 है, यहाँ भी 50 के सामने है ये वाला बिंदु D, और यहाँ y अक्ष में भी देखते हैं आप 50 के सामने है। तो इसका अर्थ हुआ x 50 y भी 50, 50, 50। अब E बिंदु के लिए देखते हैं। E बिंदु में यहाँ 50 इधर 60, x जो है 60 है लेकिन y कितना है 10, 20, 30 के सामने। तो E बिंदु के निर्देशांक आ जाएंगे 60, 30। यहाँ लिखे नहीं हैं D और E के निर्देशांक लिखे नहीं हैं। D के निर्देशांक हैं 50, 50 और E बिंदु के हैं 60, 30। तो आप देख रहे हैं यहाँ जो रेखाएं प्राप्त हुई हैं हमें
वो कैसी रेखाएं हैं? समांतर रेखाएं हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि ये दोनों रेखाएं आपस में कहीं भी आपस में नहीं मिलेंगी, अर्थात अगर आपस में नहीं मिलेंगी तो इस रैखिक समीकरण युग्म का कोई भी हल नहीं होगा। पिछले प्रश्न में हमने देखा था कि एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर आ रही थी, तो ऐसे केस में क्या होता है? समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, क्योंकि जैसे कि एक सिंगल समीकरण के, अकेले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, इसी प्रकार जब संपाती रेखाएं अगर प्राप्त हो तो इसका मतलब एक ही समीकरण है। वो दोनों समीकरण कैसे हैं? आश्रित संगत युग्म जिसको हम बोलते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होती है इनकी वैल्यूज। मतलब जो समीकरण नंबर 1 के हल होंगे वही समीकरण नंबर 2 के हल होंगे, तो उनकी रेखाएं एक के ऊपर दूसरी आती हैं और संपाती रेखाएं होती हैं। तो उस केस में क्या था? समीकरण नंबर 1 तथा समीकरण नंबर 2 का जो साझा हल था वो क्या होगा? अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे उसके रैखिक समीकरण युग्म के। लेकिन यहाँ इस रैखिक समीकरण युग्म का कोई भी हल नहीं होगा क्योंकि रेखाएं समांतर हैं।